नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। तो आज जो हमारा टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे जैसे स्क्रीन में, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। खूब पढ़ा होगा, खूब सुना होगा, लेकिन अभी जो आप पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा लेवल अलग तरीके का है। इसमें आपको भारत, विश्व और एमपी सभी चीज़ों को एक साथ किया जाएगा। मतलब जहाँ से जिसका कनेक्शन है सबको जोड़कर हमें देखना है, न कि कोई चीज़ केवल मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जीएस में आपका जो अंक है वो 25 अंक निर्धारित हैं। उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश भी है, जैसे आपका उसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो कहीं से जो भी तथ्य बनते हैं उसको यहीं से जोड़कर हम देख लेंगे अपने एमपीजीके के ही सेशन में। चलिए, तो बहुत कम समय लेते हुए आपको ज्ञान के एक भंडार की सीरीज में ले चलते हैं, एमपी के पुनर्गठन में ले चलते हैं। पहला पार्ट है, क्योंकि एक सेशन में हो नहीं पाएगा, मुझे अपने ज्ञान पर विश्वास है, इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए ये पार्ट 1 बनाकर रखा है। दूसरे पार्ट में हम इसके आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा जानकारी कुछ और दे देते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारा डर रहता है हमारे ऊपर, किसका? साइंस का। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि विज्ञान के बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा सा विज्ञान समझ में नहीं आता है। तो एक सरलतम रूप में हमारे यूएसजी सर जो है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेशन ला रहे हैं आपके लिए। बायो का भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो यदि बहुत सरल रूप में विज्ञान को समझना है आपको, तो आपको ये सेशन अटेंड करना चाहिए। मैं आपके लिए सलाह दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये, जैसे कि आपका फिजिक्स के संबंध में आपकी एक प्लेलिस्ट तैयार है। उसके अलावा आप केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट पर जाकर केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या कि रसायन विज्ञान जिसे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कहें उसे जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जानकारी अपने ऐप के संबंध में। हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप अपना टेस्ट देकर एनालिसिस नहीं करेंगे खुद का कि कितने अंक आ रहे हैं, तब तक किसी मतलब का नहीं होगा वो आपका ज्ञान। तो कितना भी पढ़िए, उसके बाद यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी नहीं है। कहीं ना कहीं आप उन असफल लोगों में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए कि आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी समय लगता है उस पेपर को सॉल्व करें। 3 घंटे का समय रहता है आपका, 200 अंक 200 क्वेश्चन रहते हैं और समय 3 घंटा। तो 3 घंटा लगाने का समय तो ठीक ही है। मैं आपको जो सही जानकारी दूं, 3 घंटे तो लगाना ही है आपको टेस्ट सीरीज। उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, 4 घंटे भी और 5 घंटे भी लग सकते हैं आपको उन 3 घंटों में जो आपने प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो 200 प्रश्न जो आपने सॉल्व किए हैं उनके लिए आपको 4 से 5 घंटे और एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। किस चीज के लिए? तो वो है आपका उसके एनालिसिस के लिए। जो आपने देखा है सामान्यतः विद्यार्थी क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज लगा लिया, अपने अंक देख लिए कि 128 आए, 150 आए, 180 आए, उसके बाद वो उसको भूलकर अगले टेस्ट सीरीज में चले जाते हैं। यह बहुत बड़ी गलती होती है, इसको बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसका डिस्क्रिप्शन जरूर देखना है, या कि डिटेल में थोड़ा सा आपको आंसर देखने चाहिए कि कहां पर आपने क्या गलतियां की थी। चलिए, तो बढ़िया से शुरू करते हैं बहुत सारी चीजों के साथ। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कई विद्वान जो है तो आपको बता देंगे कि ये मध्य प्रदेश का गठन है। तो मध्य प्रदेश का गठन नहीं, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन ही टॉपिक का सही नाम होता है। क्योंकि ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, आप भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते होंगे, राज्यों का पुनर्गठन, है ना। तो राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत एक राज्य था आपका मध्य प्रदेश, उसका कैसे पुनर्गठन हुआ है उसका हम इतिहास समझने वाले हैं और उसका भविष्य भी देखने वाले हैं कि कैसा आगे हुआ। 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ, तो 1956 के पूर्व कैसी व्यवस्था थी और 1956 के पश्चात कैसी व्यवस्था हुई, और आज तक, आज की स्थिति में जहां आज हम हैं वहां तक की स्थिति में आपको पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सामान्य परिचय से पुनर्गठन के। तो मध्य प्रदेश आज हमको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा तो बिल्कुल भी हर काल में नहीं रहा है। प्राचीन काल से आप उठाएं, पाषाण काल में बहुत नहीं जाना है आपको। प्राचीन अवधि जब बुद्ध काल था या बौद्ध का काल था, या कि आप अशोक के काल में या 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक जा सकते हैं। उस काल में आपको दिखाई देते होंगे कुछ प्राचीन काल में 2 महाजनपद। प्रमुख कालों को याद कीजिएगा आप। तो 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से 2 बड़े महाजनपद जो थे वो हमारे मध्य प्रदेश में थे। तो वो कौन से महाजनपद थे आप यहां जान रहे होंगे। एक अवंती महाजनपद था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, दूसरा आपका चेदी महाजनपद था। इनके क्षेत्र में आपको बता दूं तो आज वर्तमान जो हमारा मध्य प्रदेश है
उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत इनकी सीमाएं हुआ करती थी। अवंती महाजनपद जो था उसका केंद्र हुआ करता था उज्जैन, वर्तमान उज्जैन, प्राचीन काल का अवंतिका या के उज्जैनी आप उसे कह सकते हैं। तो केंद्र हुआ करता था उज्जैन, और उसके आसपास का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, सामान्यतः आप मालवा क्षेत्र को ले सकते हैं, यह आपके अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। उसके पश्चात आप दूसरे महाजनपद को जाने तो चेदी महाजनपद जो था, इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती है। राजधानी तो आपको सुक्तिमती या सुक्तिवती मिल जाती है, किंतु ये कहां पर स्थित थी आज तक इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। जो जानकारी है वह यह है कि केन नदी जो आपकी बहती है, कहां बहती है, कटनी के उत्तरवर्ती इलाकों से निकलकर पन्ना में और छतरपुर में बहते हुए ये नदी ऊपर चली जाती है, आपकी यमुना से मिल जाती है। तो केन नदी का ही पुराना नाम क्या था, सुक्तिमती था। उसी के किनारे कोई नगर रहा होगा सुक्तिमती। इसके आधार पर हम बुंदेलखंड रीजन को मानते हैं कि जो चेदी महाजनपद था वो बुंदेलखंड रीजन में कहीं ना कहीं अवस्थित था। तो ये प्राचीन काल है हमारे मध्य प्रदेश का। केवल इतना ही नहीं है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, है तो बहुत सारा, किंतु हम बातें क्या है महत्वपूर्ण वाली करेंगे। तो ऐसा रहा शुरुआत में मध्य प्रदेश। आगे आप चलते हैं तो आगे आपको पूर्व मध्यकाल एक दिखाई देगा, इसे आप प्राचीन इतिहास की श्रेणी में ले सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण वंशज हैं, उनको आपको जानना चाहिए कि कहां आपके प्रदेश में शासन करते थे वो। तो जैसे धार में आपने परमार वंश का नाम सुना होगा, धार के परमारों का नाम जरूर सुना होगा। इनके एक शासक का नाम मैं बता देता हूं तो निश्चित ही आपको याद आ जाएगा। शासक का नाम है आपके राजा भोज। राजा भोज परमार वंश के ही एक प्रतापी शासक थे, धार क्षेत्र में उनका शासन था। उसके बाद चंदेल वंश एक महत्वपूर्ण वंश था आपके मध्य प्रदेश का। चंदेल वंश कहां स्थापित था, तो बुंदेलखंड का जो वर्तमान बुंदेलखंड का रीजन है वहां पर आपके चंदेल वंश के शासकों का शासन था। उसके अतिरिक्त बघेलखंड जो रीजन है, जिनकी राजधानी कभी आपकी रीवा जो था आपका, या आज भी है रीवा जिला, वो राजधानी हुआ करती थी। यह क्षेत्र आपके बघेलों का शासन है। कब शुरू हुआ था, तो ये 13वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हो गया था। इसके अलावा कलचुरी वंश जो कि जबलपुर का आसपास का जो क्षेत्र है, या महाकौशल क्षेत्र कह दीजिए, जिसकी राजधानी त्रिपुरी हुआ करती थी, इसके आसपास ये वंश के शासक शासन करते थे। तो यह हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, प्राचीन काल में कुछ इस रूप में बटा था, या इतने वंश का यहां पर शासन हुआ करता था। संक्षिप्त में आपने जाना। तत्पश्चात हम देखें मध्यकाल। तो एक प्राचीन काल है, फिर पूर्व मध्यकाल देखते हैं अपन, और फिर देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में कौन से वंश के शासक आपके यहां शासन करते थे, तो जो आपका उज्जैन है या धार है या आपका मांडू है वर्तमान का, यहां पर एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। कल का लेक्चर यदि आपने अटेंड किया होगा मेरा, कल ही मैंने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसकी जानकारी आपको दी थी कि यहां पर दिलावर खां गौरी एक सेनापति हुआ करता था, जो कि तुगलक वंश के अधीन यहां का एक सूबेदार था। तैमूर लंग का 1398 ईस्वी में आक्रमण होता है, उसे दिल्ली से भागना पड़ता है, वहां के शासक को, तुगलक वंश के शासक को भागना पड़ता है। वो आता है कहां, मालवा में आता है। मालवा में उस शासक के साथ यानी दिलावर खां गौरी के साथ रहता है कुछ दिन। दिलावर खां गौरी को एहसास हो जाता है कि यह शासक आगे शासन करने लायक नहीं है। जैसे ही वो यहां से गमन करता है, दिलावर खां गौरी ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मध्य प्रदेश में प्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। तो ये मुस्लिम सत्ता है आपकी। यहां पर फारूकी वंश के शासकों का शासन आपके जो वर्तमान निमाड़ क्षेत्र है, जिनकी राजधानी बुरहानपुर हुआ करती थी, वहां पर था। तोमर वंश ग्वालियर में शासन करते थे या ग्वालियर के आसपास। बुंदेला वंश बुंदेलखंड में करते थे। बघेल वंश का शासन मध्यकाल में भी जारी रहता है। और गोंड वंश का शासन जो है तो शुरू हुआ आपके कहां पर, गोंडवाना क्षेत्र या के महाकौशल क्षेत्र में। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में कैसी स्थिति रही मध्य प्रदेश के, अब आपने लगभग समझ लिया होगा। हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, यानी मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था का एक हिस्सा है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, वो पढ़ रहे हैं। अन्यथा मैं इन वंश की भी जानकारी आपको निश्चित ही देता। अगले काल पर चलते हैं तो हमको दिखाई देता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में कैसी व्यवस्था थी हमारे मध्य प्रदेश की, यह समझिए। तो उत्तर में, मध्य प्रदेश के उत्तर में सिंधिया शासकों का शासन हुआ करता था। सिंधिया शासकों का शासन होता था। भोपाल में नवाबों का शासन होता था। हमीदुल्ला खां जो अंतिम नवाब थे, उनका नाम आपने निश्चित ही सुना होगा। होलकर वंश इंदौर में जो शासन करते थे, होलकर शासक, इनका मालवा पर शासन था। बघेलखंड रीजन में अभी भी बघेल वंश के शासक जमे हुए हैं। तो 1236 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक जो बघेलखंड था
वो वहां पर आपका इतना लंबा शासनकाल आपके बघेल वंश के शासकों ने दिखाया। यहां पर मध्य प्रदेश के बाहर मैंने ये थोड़ा सा डॉट बना रखा है, अंग्रेज लिखा हुआ है यहां पर, यानी कि ये जो हिस्सा था आधुनिक काल तक आते आते हमारा सीपी एवं बरार एक नया राज्य बन गया था आपके भारत का, जिसमें अंग्रेजों का सीधा शासन हुआ करता था और उनकी राजधानी एक केंद्र हुआ करता था नागपुर। इसलिए मध्य प्रदेश के नीचे मैंने नागपुर दर्शाने का प्रयास यहां पर किया हुआ है। तो ये एक्चुअली हो गया क्या हमारा आधुनिक काल तक का इतिहास मध्य प्रदेश का, कि कैसी शासन व्यवस्था चला करती थी। अलग अलग वंश के शासक हुए और उन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से पर शासन स्थापित किया। अब चलते हैं थोड़ा आज की स्थिति में। आज की स्थिति में समझें कि कैसा मध्य प्रदेश है। हमको पढ़ना क्या है, पुनर्गठन। 1956 की स्थिति आप याद कर सकते हैं। तो हमको यदि पुनर्गठन पढ़ना है तो उसको हम कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। कैसे? तोड़ देंगे। जितना आप तोड़ तोड़ कर डिवाइड करके पढ़ते हैं चीजों को, उतना बेहतर समझ आपकी विकसित होती है। हमको यहाँ पर समझना भी जरूरी होगा और उसके साथ साथ तथ्यों को भी याद करना होगा। तो तथ्यों की तो बिल्कुल बौछार है, आपको उसकी चिंता करनी ही नहीं है, मुझसे आप पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट जरूर आपको समझते चलना है ताकि आपको याद करने में ना तकलीफ हो, है ना, क्योंकि तथ्य बहुत सारे हो गए तो फिर याद भी नहीं होते। तो याद करने का बिल्कुल सरलतम तरीका है, किसी भी चीज के आगे पीछे की कहानी आप जान लीजिए तो आपको बहुत ही इजीली वो सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो इसको बांटें अपन। तो ये तो पहली स्थिति आपके सामने है ना, कि हम पढ़ेंगे कैसे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, 1956 में। किंतु हम 1956 के पूर्व चलें तो थोड़ा आजादी के पहले भी चलना होगा। तो पहली स्थिति देखेंगे हम, 1947 के पहले की क्या व्यवस्था थी मध्य प्रदेश में, यानी ब्रिटिश काल में क्या जानकारी रही है, कैसी शासन व्यवस्था थी। उसके अतिरिक्त दूसरा काल जो हम देखेंगे वो देखेंगे 1947 से जब हम आजाद हो गए 1956 तक। 1947 से 1956 तक का काल हम देखेंगे कि इस टाइम पे आपके मध्य प्रदेश का क्या रहा, कैसे शासन संचालित होता था यहां पर। उसके पश्चात तीसरी बात हम देखेंगे कि 1956 की स्थिति में क्या हुआ। यह भी एक जानकारी का एक वर्ष ही है 1956 की स्थिति, किंतु यहां पर बहुत सारी पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी। तो 1956 की स्थिति मतलब गठन के जस्ट पहले क्या कुछ हो रहा था वो बात हम समझेंगे। और चौथी बात में हम आ जाएंगे कि 1956 से लेकर वर्तमान तक अपना मध्य प्रदेश किस प्रकार से बदलता रहा, यानी कैसे कैसे आपके जिलों का गठन होता गया, कैसे कैसे आपके संभागों का गठन होता गया। साथ में हम तहसील की बात केवल अंत में करेंगे कि आज कितनी तहसीलें हैं, है ना। तहसीलों के गठन की जानकारी नहीं है कि कब कितनी तहसीलें जुड़ती गईं, ऐसा आपको पढ़ना भी नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो इन चार खंडों में बांटकर हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला खंड कौन सा है हमारा, 1947 के पूर्व की स्थिति, कि मध्य प्रदेश जो था उसमें 1947 के पूर्व क्या स्थितियां थी। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि 1947 के पहले हमारे देश में शासन किसका था, अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के शासन में आपको यह भी पता होगा कि अंग्रेज कई जगहों पर धीरे धीरे करके सीधा शासन स्थापित किया अंग्रेजों ने। कई स्थानों पर उन्होंने देसी रियासतों को मौका दिया था कि जो भी राजा हैं वो अपना शासन करते रहे, किंतु वहां पर वो अपने जो भी कुछ विशेष अधिकारी हुआ करते थे उनके राज्य में भेज दिया करते थे, ताकि उनकी विदेश नीति या कि दूसरे जो भी समझौते या की संधियां दूसरे राज्यों से ये लोग ना कर पाएं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था चला करती थी। तो कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था अंग्रेजों का, और कुछ क्षेत्रों पर आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष शासन था, क्योंकि जो देसी रियासतें थी, राजा काम तो करते थे विकास संबंधी कार्य वगैरह करना, लेकिन जो भी युद्ध से संबंधित निर्णय थे या विदेश नीति थी, उन सब में जो अंतिम निर्णय होता था वो अंग्रेजों के द्वारा ही लिया जाता था, या कि राजाओं को पूछना पड़ता था कि हमें यहाँ आक्रमण करना है, क्या कैसे करना होगा, क्योंकि ज्यादातर तो रियासतें सब अंग्रेजों से संधि के तहत जुड़ी हुई थी। तो दूसरे पर कर दिया तो एक्चुअली अंग्रेजों के एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। तो सब कुछ जो था वो तय था, कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। अब बात करें हम अपने मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश का नाम कहां से आना शुरू हुआ, तो 11 दिसंबर 1953 एक ये महत्वपूर्ण तिथि है। 11 दिसंबर 1953 में अंग्रेजों ने भोसले शासकों का शासन कहां था, फिर से पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो बाजीराव का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक मराठा पेशवा थे। उन्होंने क्या किया था, अपने लगभग 1727 के आसपास, है ना, उन्होंने क्या किया था
कि कुछ बंटवारे किए थे राज्यों के। क्या हुआ था उस काल में, पहले जो थी वो नगद वेतन दिया जाता था सेनापतियों को, और उनके साथ जो घुड़सवार या कि घोड़े वगैरह होते तो उन सब के लिए पैसा दिया जाता था। किंतु एक व्यवस्था समझ में आई इनके, क्या किया गया कि नगद वेतन की जगह भूमि दे दो, और उस क्षेत्र से जो आय होगी उससे जो भी जितना बड़ा सेनापति होगा उसको उतना बड़ा क्षेत्र, और उससे जितनी आय होगी वो अपने घुड़सवारों का या कि सैनिकों का या कि घोड़ों का सबका ख्याल रखेगा। इसी व्यवस्था के तहत जो बाजीराव थे उन्होंने क्या कर दिया, राज्य का थोड़ा सा बंटवारा कर दिया। जैसे होलकर शासकों को इंदौर का क्षेत्र दे दिया, सिंधिया शासकों को उज्जैन के आसपास का क्षेत्र दे दिया। हालांकि सिंधिया लोगों ने आगे चल के ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली और ग्वालियर को अपना केंद्र बना लिया। भोसले शासकों को नागपुर दिया गया था। इसके अतिरिक्त आपने गायकवाड़ शासकों का नाम सुना होगा जिनको बड़ौदा दिया गया था। क्लियर, तो ये प्रमुख प्रमुख कुछ राज्य थे जिनका बंटवारा हुआ था। तो इन्हीं भोसले शासकों में से ये भोसले शासक थे जो कि कहाँ के थे, नागपुर के थे। नागपुर के जो अंतिम शासक थे या भोसले शासकों में जो अंतिम शासक थे रघुजीत तृतीय थे। इनकी मृत्यु हो गई, तो अंग्रेजों का रेसिडेंट तो रहता ही था यहाँ पर, तो उसने क्या है अंग्रेजों को जानकारी दी और अंग्रेजों ने कूटनीति के तहत जो है तो नागपुर पर अधिकार कर लिया। नागपुर पर अधिकार करने के पश्चात उन्होंने 13 मार्च 1854 को जो नागपुर से जुड़े हुए छोटी छोटी उनके अंतर्गत जो भी रियासतें आती थी या जो भी क्षेत्र थे उनको शामिल करके अपना एक प्रांत बना लिया। क्या बना लिया, या कि अपने राज्य में मिला लिया। अभी आप ऐसा समझिए 1953 पर भोसले की मृत्यु हुई और 1954 में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में, यानी जो भी उनका राज्य थे बहुत सारे क्षेत्रों पर वो कब्जा कर चुके थे, तो उसमें अभी शामिल कर लिया। आगे चल के 1854 में अगली बात देखते हैं। 54 के बाद हमारी जो डेट होती है वह 2 अक्टूबर 1861 होती है। 2 अक्टूबर 1861 को क्या किया, आसपास के जो भी नागपुर के आसपास का जो भी रीजन था, छोटी छोटी रियासतें थी, उन सब को मिलाकर एक राज्य बना दिया। किन्होंने बना दिया, अंग्रेजों ने बना दिया। अंग्रेज कैसे शासन कर रहे थे अभी बताया, कहीं पर प्रत्यक्ष यानी सीधे वो लोग अंग्रेजों के अधिकारी होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया या कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी वहां पर सीधा शासन किया करता था, और कहीं पर आपके देसी राजा हुआ करते थे। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, देसी राजा तो गए यहां से, समझौता तो इनसे भी था, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया और आसपास के क्षेत्रों को बनाकर क्या बना दिया, एक प्रांत बना लिया अपना। इसका नाम भी दिया इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस, जिसे आप हिंदी में भी याद रखिएगा मध्य प्रांत। सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत का नाम इन्होंने इस राज्य का दिया और इस पर सीधा शासन हुआ। आइए थोड़ा सा आपको इसका चित्र आपको दिखा देते हैं कि कैसा राज्य था वो। इस नक्शे को देखिएगा, बहुत पुराना मैप है। 1857 के आसपास की कैसी व्यवस्था थी अंग्रेजों की, वह आपका मैप है ये। यहां पर आप देख रहे होंगे कि राजपूताना होलकर थे यहां पर, है ना, यहां पर गायकवाड़ थे, यहां पर भोपाल रियासत अलग चल रही थी, यहां पर रीवा बघेलखंड और बुंदेलखंड थे। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है बस्तर को छोड़कर, या कि हैदराबाद, ये पूरी एक रियासत थी हैदराबाद रियासत, यहां पर निजाम का शासन था। इसके बीच में एक रीजन आपको दिख रहा होगा, यही था भोसले शासकों का क्षेत्र। इसी को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपने राज्य में मिलाया और उस पर सीधा शासन स्थापित किया। ये आपको हैदराबाद का एक क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है बरार, या बरार आप हिंदी में कहते हैं सिंपली। तो ये जो बरार रीजन है, आगे चलकर अंग्रेजों ने क्या किया, 1861 में सीधा प्रांत बना लिया, सीपी, जिसको अपन सीपी या कि एक्चुअली सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं या मध्य प्रांत कहते हैं। 1936 ईस्वी में, कौन सा सन है ध्यान रखिएगा, 1936 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम से एक संधि किया, समझौता किया और उनसे बरार का जो रीजन है वो खरीद लिया। क्या कर लिया, बरार का जो क्षेत्र था वो उसको खरीद लिया। उस बरार के रीजन को खरीदने के पश्चात ये पूरा जो प्रांत था उसका नामकरण क्या कर दिया गया, सीपी एवं बरार। तो आपका जो सीपी एवं बरार, आप 1956 के आसपास नाम सुनते हैं कि पुराने मध्य प्रदेश का क्या नाम था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, या कि मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र, तो वो यही था। कैसे बना धीरे धीरे, अब आपको ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। अगले मैप पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा प्रोविंस बन चुका था। इसमें आप बाकी के मध्य प्रदेश का हिस्सा भी देख सकते हैं कि ये वाला रीजन कौन सा था, ये मराठों का रीजन था। यहां पर होलकर थे, यहां पर सिंधिया थे, यहां बघेलखंड और बुंदेलखंड के शासकों का शासन था, और यहां पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला रीजन जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये 1937 का मैप है, जब चुनाव हुए थे आपके देश में। तो आप इसका सहारा ले सकते हैं कि उस टाइम पे कैसी स्थिति थी।
आगे कहीं ना कहीं आपको 1947 यानी 1947 का भी मैप दिखेगा। इन मैप का थोड़ा ध्यान से अध्ययन आपको करना चाहिए। तो चलिए, आपने देख लिया कि सीपी एवं बरार का राज्य कैसा था और कैसे आपका हिस्सा बन गया। आगे की बात करते हैं अब। तो ये 1936 में बरार आ गया हमारे पास। तो एक प्रांत तो हमने देख लिया, मध्य प्रदेश का जो सीपी एवं बरार वाला हिस्सा था वो तो हमने समझ लिया, पर बाकी का क्षेत्र भी जो आज हमको मध्य प्रदेश दिखता है उसमें और भी क्षेत्र शामिल था। और उसका क्या हुआ, तो उसके लिए अगली लाइन है कि बाकी को अंग्रेजों ने सेंट्रल इंडिया एजेंसी में डिवाइड कर रखा था। उनको उन क्षेत्रों को क्या कहा करते थे, सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहा करते थे। तो कुल मिलाकर हमारा जो मध्य प्रदेश था इस टाइम तक वो दो भागों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था, दो भागों में। एक तो ये सीपी एवं बरार रीजन हो गया, उसके साथ साथ ये जो रीजन आपको आज के दिखाई दे रहे हैं, ये जो रीजन्स हैं, इनको उन्होंने किसमें, सेंट्रल इंडिया एजेंसी में डिवाइड कर रखा था। तो अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी का एक मैप सामान्य सा देख लेते हैं, उसमें क्या क्या आते थे, कौन कौन से मेन रीजन थे जहां पर अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे। तो ये थोड़ा सा बहुत पुराना मैप है, बहुत क्लियर तो मुझे नहीं मिला है, पर जो भी मिला मैंने आपके लिए ऐड करने की कोशिश की है। ये कुछ नंबर्स आपको जरूर दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो ये लोग इन जगहों पर जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी यहाँ पर रेसिडेंसी बनाया करते थे। जैसे आपने शायद सुना हो कभी आज़ादी की घटनाएं वगैरह पढ़ते हुए मध्य प्रदेश की, कि इंदौर रेसिडेंसी, ग्वालियर रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया आपके सादत खां ने, ऐसा कुछ हिस्ट्री कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी था उसको क्या कर रखा था अंग्रेजों ने, इन्होंने बांट रखा था। जैसे कि ये ग्वालियर एजेंसी या रेसिडेंसी एक ही टर्म है, एक ही बात है, परेशान नहीं होना है। तो ग्वालियर रेसिडेंसी या ग्वालियर एजेंसी थी यहाँ पर जो आपको बुंदेलखंड का रीजन दिख रहा है, यहाँ पर बुंदेलखंड रेसिडेंसी थी, यहाँ पर बघेलखंड रेसिडेंसी थी। इसके अलावा चौथे नंबर पर ये मालवा रेसिडेंसी थी और 5वें नंबर पर भोपाल अभी भी यहाँ पर शासन चल रहा था, किसका, नवाबों का, किंतु अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे, यह ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष रूप से मैंने बताया है कि अंग्रेजों का ही शासन था, तो देसी रियासतें भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों से ही जुड़ी हुई थी। ये 7वें नंबर पर आपको इंदौर रेसिडेंसी दिख रहा होगा और इस तरह से कई रेसिडेंसियां आपको जो भी हिस्से थे उनमें दिखाई देंगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश आपको अब दिखाई दे रहा होगा, दो भागों में बटा हुआ। एक है सीपी एवं बरार प्रांत और दूसरा है आपका कौन सा प्रांत, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, लगभग 1947 की स्थिति तक पहुंच गए हैं कि 1947 तक हमारा मध्य प्रदेश किस स्थिति में था। अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि 1947 तक क्या हुआ। 1947 तक का निचोड़ ये निकला कि हमारा प्रांत दो भागों में बटा था, सीपी एवं बरार और सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अब उसके आगे की कहानी आगे समझते हैं। देखिए 1947 में हमारा देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। आजादी के पश्चात अब जैसे कि हमारा सीपी एवं बरार था जहां पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा था या कि सीधे शासन वहीं से चला करते थे, वो लोग डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया करते थे, है ना। तो कुछ राज्य तो ऐसे थे जैसे कि आपका जो यूनियन प्रोविंस या कि आपका सॉरी यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी जिसे आज आप कहते हैं, वो वाला पूरा रीजन क्या कहलाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। उस पर भी अंग्रेजों का सीधा शासन हुआ करता था। एक बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, एक मद्रास प्रांत हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था। तो इस प्रकार के कई प्रांतों में बटा हुआ था आपका भारत, है ना। तो यहां पर तो अंग्रेजों का सीधा शासन था, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर देसी रियासतें शासन किया करती थी। आपको पता है आजादी के समय कितनी देसी रियासतें थी, 562 देसी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे इन देसी रियासतों को एक करने में। तो अंग्रेजों का जहां सीधा कब्जा था वो तो हमको सौंप कर चले गए, लेकिन देसी रियासतों के संबंध में उन्होंने क्या कहा था कि जिसको जो करना है वो करे। पाकिस्तान के साथ मिलना है तो पाकिस्तान से मिल जाए, भारत से मिलना है तो भारत से मिल जाए। ऐसी दशा में हमको वो छोड़कर चले गए थे, तो हमारे पास बहुत सारी कठिनाइयां थी। तो उस टाइम पे जो भी चीजें थी जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था जैसे, तो उसको हमने किसमें, कुछ हमने पार्ट्स में अपने स्टेट्स को बना रखे थे। मतलब अपने जो राज्य आजादी के बाद जो हमको क्षेत्र मिला उसको हमने क्या कर दिया था, उनमें जो राज्य मिले थे उन राज्यों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, है ना। क्योंकि कुछ बहुत छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े, बहुत प्रकार के थे। कुछ बड़ी रियासतें थी, कुछ बहुत छोटी रियासतें थी, किंतु उनका भी महत्व था, है ना। तो उनको क्या कर रखा था हमने, पार्ट्स में। तो जैसे कि भाग का के राज्य, भाग खा के राज्य, भाग गा के राज्य और एक भाग घा का राज्य जिसमें आपका अंडमान निकोबार शामिल था।
तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस प्रकार से हमको डिवाइड कर रखा था। हमने डिवाइड कर लिया अपने राज्यों को आजादी के पश्चात। तो इसमें तो मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र आएंगे। तो ये 1947 के बाद यही कुछ इतिहास है कि जो हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवाइड हुआ हमारा इंडिया पूरा, तो उसमें मध्य प्रदेश के रीजन में कौन से पार्ट में कौन सा हिस्सा आ रहा था, यह आपको जानना चाहिए। तो आइए समझते हैं उस बात को। 1947 में भारत की आजादी के समय सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार को ही मध्य प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। क्लियर, इतना याद रहेगा। मध्य प्रांत, भाई सेंट्रल प्रोविंस का मतलब ही क्या है? मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश, सिंपल सा बात है। बाद में हमने हिंदी के लिए मध्य प्रदेश शब्द का यूज किया, पहले मध्य प्रांत हुआ करता था। प्रांत और प्रदेश में क्या अंतर है? एक ही बात है। तो ये सेंट्रल प्रोविंस यानी हमारा जो पुराना मध्य प्रदेश था वो क्या था? सीपी एवं बरार था। ध्यान रखना, उसकी राजधानी क्या है? नागपुर। प्रश्न पूछा गया है ये कि स्वतंत्रता के पूर्व या के गठन के पूर्व, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या राजधानी थी, या कि राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या राजधानी थी। किसी भी संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए तो ये याद रखना है कि पुराना जो मध्य प्रदेश था वो हमारा सीपी एवं बरार वाला हिस्सा ही था, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। तो एक फैक्ट आपको यहां से मिला। आजादी के बाद भारत को 4 राज्यों में हमने बांट रखा था, 4 प्रकार के राज्यों में एक्चुअली, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांट रखा था। तो अब हमको देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कैसे हमने पार्ट्स में बांट रखा था। तो कुल मिलाकर जो आज का रीजन है उसको आप देख पा रहे होंगे, इसमें छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र शामिल है। तो कैसे कैसे हमने पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रखा है, आइए देखते हैं कौन से पार्ट में कौन सा राज्य हमारा शामिल था। बहुत सारी बातें यहीं पर सीखनी है। यहां से आपको कम से कम नहीं तो 100 फैक्ट्स मिलेंगे। कितने फैक्ट्स मिलेंगे? 100 फैक्ट्स मिलेंगे। 100 तथ्यों की जानकारी सिर्फ इस छोटे से चित्र के साथ हम प्राप्त करेंगे, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए तो यहीं पर शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जगह है यह मुद्दा है जिसको हमें समझना होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पार्ट ए। क्लियर, पार्ट ए में कौन सा यहां पर केंद्र इसका लिखा हुआ है? नागपुर। तो पार्ट ए में कौन सा राज्य शामिल था आपको यह पता होना चाहिए। ये जो प्रांत की सीमा आपको दिख रही होगी इसका नाम सीपी एवं बरार था। क्या नाम था? सीपी एवं बरार। तो एक प्रांत ये हो गया और पार्ट ए में शामिल था। दूसरा प्रांत कौन सा था? मध्य भारत। दूसरा प्रांत था मध्य भारत, जिसको किस में शामिल किया गया? पार्ट बी में। इसका केंद्र क्या था? इंदौर था। दूसरा केंद्र इसका क्या था? ग्वालियर था। तो ग्वालियर और इंदौर इसकी दोनों राजधानियां थी। एक बात यह हो गई। तीसरी बात पार्ट सी। पार्ट सी में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो विंध्य प्रदेश। क्या शामिल था? विंध्य प्रदेश शामिल था। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो रीवा हुआ करती थी। इसके अलावा एक और हिस्सा था हमारा भोपाल। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पार्ट। तो ध्यान रखना है कि पार्ट डी में केवल अंडमान निकोबार शामिल था। बाकी में जैसे पार्ट ए में उस टाइम पे 11 राज्य 10 राज्य शामिल किए गए थे, फिर पार्ट बी में ऐसे ही 9 राज्य, फिर पार्ट सी में ऐसे ही 9 राज्य, 8 या 9 राज्य। क्लियर, तो ऐसे 8-8, 9-9 राज्य सभी पार्ट्स में शामिल हुआ करते थे। लगभग आपके उस टाइम पे यदि गिनती गिनूं मैं तो 10, 10, 20, 10, 30 राज्य के आसपास राज्य थे आपके। इन 30 राज्यों को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसमें 10 जो राज्य थे वो बड़े बड़े थे जिन पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। कुछ नाम मैंने बताए, जैसे कि बॉम्बे प्रांत हो गया जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह का भी पूरा रीजन आ जाता था। हालांकि गोवा बाद में आजाद हुआ। क्लियर, तो इतने बड़े बड़े प्रांत थे। मद्रास पूरा आधा कर्नाटक आ रहा है, पूरा केरल आ रहा है, त्रावणकोर एक हिस्सा था। तो ये बहुत बड़े रीजन में आपका ये क्षेत्र फैला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भोपाल किस में शामिल था? तो ध्यान रखना है भोपाल भी पार्ट सी में शामिल था। तो आप कहो कि अलग अलग पार्ट्स में अपन ने अलग अलग राज्यों को रख रखा है, तो ऐसा नहीं, एक पार्ट में कई कई राज्य शामिल होते थे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पार्ट ए में हमारे मध्य प्रदेश में यही बस हिस्सा था, एक ही हिस्सा था। पार्ट बी में भी एक हिस्सा था मध्य भारत। पार्ट सी में 2 हिस्से थे, मतलब पार्ट सी जो प्रकृति के राज्य थे उसमें 2 हिस्से आते थे आपके, एक विंध्य प्रदेश वाला रीजन और दूसरा आपका आता था भोपाल स्टेट। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस चीज का अध्ययन आपको कैसे करना चाहिए, कि भाई 1947 से 1956 तक की जो स्थिति थी उसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये सब अलग अलग अपने आप में क्या थे? एक राज्य थे। क्या थे ये सब? अपने आप में एक राज्य थे। इनकी भी पृष्ठभूमि रही कि कैसे कैसे किस राज्य का गठन होता गया। तो आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, मैं यहां पर बिंदु नोट कर रहा हूं, किनारे आपको जानकारी भी दे दूंगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा राज्य जो था आज का जो मध्य प्रदेश है, ये कहीं ना कहीं सीपी एवं बरार का भी हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश में आता था, विंध्य प्रदेश का भी हिस्सा आता था, ये मध्य भारत का भी आता था, भोपाल का भी आता था, कुछ हिस्सा इसका चला गया महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में।
क्लियर। तो हमको ये देखना है कि ये जो अलग अलग राज्य हैं इनकी क्या पृष्ठभूमि रही 1947 से 56 तक, क्या क्या कहानी चली। तो आइए समझते हैं कैसे पढ़ना चाहिए कि भाई किस भाग में शामिल था पहले कोई भी क्षेत्र हमारा। दूसरी चीज इनकी जो डेट है, तिथि काहे की तिथि, शामिल होने की तिथि। तो पहला हम देखेंगे कि किस पार्ट में शामिल था, दूसरा हम देखेंगे कि शामिल होने की तिथि क्या थी, तीसरी बात हम देखेंगे कि भाई शामिल क्षेत्र कौन कौन सा था, कि कोई राज्य था, विंध्य प्रदेश था या कि सीपी एवं बरार था, तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। उसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी राजधानियां क्या थी या राजधानी क्या थी। चौथी बात हम देखेंगे कि यहां पर राज प्रमुख किसको बनाया गया। राज प्रमुख एक राज्यपाल जैसा पद होता था। तो जो अंग्रेजों के सीधे शासन में राज्य हुआ करते थे वहां पर गवर्नर हुआ करते थे यानी राज्यपाल, और जो देसी रियासतें थी उनको यदि राज्य बनाया गया था तो वहां पर राज प्रमुख नियुक्त किए गए थे, है ना। उन्हीं राजा को महत्व देने के लिए, जो सबसे बड़ा राजा रहा होगा, उन कई रियासतों को तो मिलाकर एक प्रांत बने थे, तो उनमें से जो सबसे बड़ा राजा या महत्वपूर्ण राजा रहा होगा उनको राज प्रमुख बना दिया जाता था। क्लियर। तो इन 6 बिंदुओं में हम किसी भी अपने प्रदेश का अध्ययन करेंगे। किस प्रदेश का, जो 1956 के पहले प्रदेश थे, जो कि भारत के एक प्रकार से अलग अलग राज्य थे। क्लियर। तो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। अच्छा, एक छठवां बच रहा है। छठवां क्या है, मुख्यमंत्री, कि कौन उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आइए एक एक करके मैं शुरू कर रहा हूं पढ़ाना आपको। पहला क्या था आपका, पहले में अपन ले लेते हैं सीपी एवं बरार, ये राज्य है हमारा। तो पहला हिस्सा देखिए आप किस पार्ट में शामिल था, तो ये सीपी एवं बरार किसका हिस्सा था, पार्ट ए का, ये ध्यान रखना है, वो लिखा भी हुआ है। दूसरी बात, इसमें तिथि क्या थी, इसकी भारत संघ में, क्योंकि ये जो देसी रियासतें थी वो धीरे धीरे करके शामिल हुई ना हमारे देश में, यानी भारत संघ से। एक केंद्र शासन बनाना आपका, संघ शासन जिसे कहते हैं आप, तो उस संघ में यानी भारत संघ में शामिल करना हो तो धीरे धीरे शामिल हुआ। सीधे 1947 में आजादी के तुरंत बाद तो सब शामिल नहीं हो गए अपने से। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से धीरे धीरे क्या होते गए, ये राज्य सब शामिल होते गए, हमारे राज्य बढ़ते गए। फिर 1956 तक जब सब एक हो गए, सारी रियासतें मिल वगैरह गई, तब फिर हमने ये पार्ट्स वगैरह की, जो भागों की श्रेणियां थी, उनको सबको समाप्त कर दिया और हमने प्रॉपर राज्यों के नाम दिए। समझ में आई बात इतनी। चलो, तो ये सीपी एवं बरार था। इसको शामिल होने की तिथि क्या है आपसे, ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बाकी के जो 3 राज्य हैं आपके, उनमें ये तिथियां हैं, पर सीपी एवं बरार तो अंग्रेजों के सीधे कब्जे में था। तो जो शासन, जहां पर सीधा शासन था, उन्हीं को तो हस्तांतरित करके अंग्रेज चले गए थे। तो उनके लिए डेट तो आप याद रख सकते हैं 15 अगस्त 1947। इसके लिए कोई परेशानी नहीं, या तो ना याद रखो और कभी कोई पूछ ले तो आप इसकी डेट क्या बताओगी, 15 अगस्त 1947 सिंपली, क्योंकि ये सीधे शासन वाले राज्य थे और इनको अंग्रेज ही इन्हीं को तो सौंप के गए थे अंतरिम सरकार को, जिसके प्रमुख आपके जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगली बात करते हैं हम अपने शामिल क्षेत्रों की। तो सीपी एवं बरार में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, यह आपसे पूछा गया है। तो सीपी एवं बरार में आप ये इलाका देख पा रहे होंगे कि ये महाकौशल का रीजन है। छत्तीसगढ़ के इस रीजन को, जहां मैंने लिख रखा है, ये दक्षिणी महाकौशल कहलाता था। तो ये महाकौशल, दक्षिणी महाकौशल, या कह दो सिंपली छत्तीसगढ़ ही कह दो, छत्तीसगढ़। उसके अलावा ये वाला नीचे वाला रीजन क्या था, नागपुर के बगल वाला रीजन बरार क्षेत्र था। इसके अलावा आप बताना चाहें तो नागपुर के आसपास का रीजन क्या कहलाता है, विदर्भ कहलाता है। तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे, तो इसमें शामिल था महाकौशल, दक्षिणी महाकौशल यानी कि छत्तीसगढ़, बरार, विदर्भ आदि जो क्षेत्र थे। यहां की 26 रियासतों को मिलाकर, कितनी रियासतों को मिलाकर, 26 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था, सीपी एवं बरार राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, सीपी एवं बरार राज्य बनाया गया था, या कि ये तो पहले से ही बना हुआ था, कुल मिला के कहने की बात ये है। तो इसमें ये क्षेत्र शामिल थे। अगली बात करें, शामिल क्षेत्र के अलावा राजधानी क्या थी इनकी, तो राजधानी ये आपके सामने लिखी हुई है, क्या है, नागपुर इसकी राजधानी थी। उसके अतिरिक्त अगली बात क्या है, राज प्रमुख कौन बने थे, तो यहां पर राज प्रमुख नहीं थे, क्योंकि ये सीधा अंग्रेजों का शासन था यहां पर। तो यहां पर गवर्नर बनाए गए थे, और गवर्नर का नाम याद रखना है आपको,
राज्यपाल का नाम याद रखना है ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव, तो ये आपके राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री की बात करें तो जो आपके मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि आपके व्यापम में पटवारी में यह प्रश्न आ चुका है, वही मुख्यमंत्री आपके जो सीपी एवं बरार था वहां के पहले मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री कौन थे? सीपी एवं बरार। ये पूरी कहानी स्पष्ट हुई हमारे पार्ट ए, जिसमें शामिल था आपका सीपी एवं बरार राज्य। क्लियर? तो सीपी एवं बरार राज्य की सिंपल पार्ट किसमें शामिल था? तो भाकपा का राज्य था। दूसरा तिथि क्या थी इसमें? तो 15 अगस्त 1947। शामिल क्षेत्र कौन से थे? तो विदर्भ था, बरार था, महाकौशल था और छत्तीसगढ़ का कुछ रीजन इसमें शामिल था। उसके अतिरिक्त राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी नागपुर थी। राज प्रमुख या राज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो यहाँ राज्यपाल मिलेंगे आपको और ई राघवेंद्र राव यहाँ के राज्यपाल थे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इतनी कहानी स्पष्ट हुई। अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है हमारा पार्ट बी वाला, ले लेते हैं। कौन सा होगा? मध्य भारत। तो अगला राज्य कौन सा होगा हमारा? मध्य भारत। चलिए बात करते हैं मध्य भारत की अपने। तो यहां पर लिख लेते हैं अपन, ये रीजन कौन सा था? मध्य भारत। अब वही कहानी शुरू करते हैं। मैं यहां इन्हीं के साथ लिख देता हूं। पार्ट किस भाग में शामिल था? तो ये लिखा हुआ है पार्ट बी, अब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, पार्ट बी में शामिल था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? तिथि कब शामिल हुआ? तो इसकी तिथि आपको मिलेगी अलग, बाद में कई रियासतों को मिलाकर इसकी तिथि ये बनाया गया था राज्य। तो इसकी तिथि ध्यान रखना 28 मई 1948, 28 मई ऑफ 1948, 28 मई 1948। इस तिथि को क्या है, ये राज्य अस्तित्व में आया और इसको शामिल किसमें किया गया? तो पार्ट बी के राज्य में शामिल किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा था। पार्ट सी के राज्य छोटी रियासतें जो थी उनको शामिल किया गया था। तो ये 28 मई 1948 को एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और इसको शामिल कर दिया गया। आगे की बात करें तो इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से शामिल क्षेत्र थे? तो इसमें शामिल क्षेत्र जो थे आप देख रहे होंगे कि ये इंदौर रियासत थी, यहां पर आपका ग्वालियर यानी कि सिंधिया रियासत थी, यहां होलकर रियासत थी। इसके साथ साथ देवास में, धार में ऐसे छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी। तो उन सब को मिलाकर, पीछे थोड़ा सा एक तथ्य में गलती हो गई है, पार्ट ए में जो थे वो 15 रियासतें शामिल होती थी। पार्ट ए का ध्यान रखना, आपको मैंने बताया ये जो पार्ट ए है इसमें रियासतों की संख्या कितनी थी? रियासत अब कैसे आ रही है आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि भाई यहां पर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन है तो रियासत कैसे? तो अंग्रेजों ने इस राज्य के अंतर्गत भी कुछ बहुत छोटी छोटी रियासतों को अनुमति दे रखी थी। क्लियर? तो ये जो रीजन था इसमें से वो भी सारी रियासतें किसमें थी? मध्य प्रदेश में थी। कहां? सॉरी, आपके छत्तीसगढ़ में थी। कहां रहा करती थी? वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है, 14 रियासतें जो थी वो छत्तीसगढ़ से आती थी। एक रियासत आपके हरदा से आती थी। समझ में आई बात? तो मध्य प्रदेश में कितनी रियासतें थी? जो पार्ट ए था उसमें 15 रियासतें थी और उन 15 रियासतों में से एक ही मध्य प्रदेश की रियासत थी, वर्तमान मध्य प्रदेश की। बाकी सब 14 की 14 रियासत छत्तीसगढ़ की रियासतें थी। इन सब को मिलाकर बनाया गया था आपका पार्ट ए। क्लियर? तो पार्ट ए में आप 15 रियासतें याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। 26 रियासतें किसमें थी? तो 26 रियासतें आपकी किसमें थी? पार्ट बी में। मध्य भारत में 26 रियासतें, होलकर राजा जो थे यानी कि इंदौर और ग्वालियर जैसी प्रमुख रियासतों को मिलाते हुए 26 रियासतों को मिलाकर आपका एक प्रांत बनाया गया जिसका नाम था मध्य प्रदेश और मध्य भारत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 26 रियासतों का अतिरिक्त राजधानी क्या थी? तो यहां पर कहानी फंसती है। व्यापम ने यह प्रश्न पूछ रखा है, मेरी सीरीज आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस वाली, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो क्या होती थी? एक इंदौर होती थी और एक ग्वालियर हुआ करती थी। ध्यान ये रखना है कि ग्वालियर राजधानी कैसी थी? शीतकालीन थी। ये भी याद रखना होगा आपको, क्योंकि व्यापम ने कुछ इसी तरह का प्रश्न पूछा था। व्यापम ने पूछा था कि मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वह थी आपकी इंदौर। ठीक? तो जब इतना डीप में वो पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 6.5 माह ज्यादा समय के लिए कौन राजधानी रहता था? ग्वालियर। और 5.5 माह के लिए कौन राजधानी रहा करती थी? इंदौर। इतनी बातें स्पष्ट हुई। हमने जाना पार्ट किस पार्ट का भाग था मध्य भारत? तो पार्ट बी का था। तिथि क्या थी शामिल होने की? 28 मई 1948। शामिल क्षेत्र कौन से थे? तो इसमें शामिल क्षेत्र इंदौर और ग्वालियर जैसी रियासतों को मिलाकर
ग्वालियर जैसी 26 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था, पार्ट बी राज्य बनाया गया था, मध्य भारत राज्य बनाया गया था। इसके अलावा राजधानी क्या थी, तो 2 राजधानियां, ग्वालियर और इंदौर। इसके बाद आते हैं राज प्रमुख या राज्यपाल। तो यहां पर 2 रियासतें महत्वपूर्ण थी, तो इन्हीं के कहीं ना कहीं राज प्रमुख बनाए जाएंगे। ये तो रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, इसलिए यहां पर राज प्रमुख बनेंगे, ना कि राज्यपाल। राज प्रमुख का क्या महत्व था, तो केवल राज्यपाल जो काम करते हैं साइन सिग्नेचर का, वही काम राज प्रमुख का भी हुआ करता था, बस उनको सम्मान देने के लिए यह पद रखा गया था। ठीक, तो राज प्रमुख कौन बने थे, यह ध्यान रखना है आपको, जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया। तो जीवाजीराव सिंधिया कौन थे आपके, ये आपके ग्वालियर के महाराजा थे। इसके साथ साथ क्योंकि अब 2 बड़ी बड़ी रियासतें थी, एक जैसी शक्ति थी, एक जैसी संपन्नता थी, तो विवाद शुरू हो गया कि जीवाजीराव को क्यों, यशवंतराव होलकर को क्यों नहीं। इस टाइम पे शासक आपके यशवंतराव होलकर थे, इंदौर के होलकर वंश के शासक। तो उनको फिर और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों को आना पड़ा समझौता कराने की अब दोनों को तो नहीं बना सकते, एक को ही बनाना पड़ेगा। तो उपराज्यपाल का एक पद निर्धारित किया गया, जिसमें आपका उपराज्यपाल किन्हें बनाया गया, तो यशवंतराव होलकर को यहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो, तो ये बात थी आपके किसके, राज प्रमुखों की। मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो यहाँ की कहानी बड़ी अजीब है। मुख्यमंत्री 5 बार चेंज हुए। मध्य भारत के मुख्यमंत्री कितनी बार चेंज हुए, 5 बार चेंज हुए। पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, ध्यान रखना, आपको एक ही नाम याद रखवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए लिखना चाहो, ध्यान रखना चाहो तो याद रखना। एक थे पहले अपने गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, इनके पहले थे जो, वो थे लीलाधर जोशी, जो नाम विस्मृत हो रहा था मुझे, लीलाधर जोशी। तो पहले मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी, दूसरे थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तीसरे थे आपके मिश्री लाल गंगवाल, और अंतिम जो 1956 की स्थिति में मुख्यमंत्री रहे थे वो थे तखतमल जैन। तो ये 4 नाम याद रखना है। लीलाधर जोशी जो कि पहले मुख्यमंत्री बने मध्य भारत के, दूसरे मुख्यमंत्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय बने, फिर उन्हें इस्तीफा दिया तो मिश्री लाल गंगवाल बने, या कि एक्चुअली गोपी कृष्ण विजयवर्गीय के पश्चात तखतमल जैन बनते हैं, फिर बाद में मिश्री लाल गंगवाल बनते हैं, और फिर वापस से तखतमल जैन बनते हैं। पर आपको एक नाम पहला लीलाधर जोशी और दूसरा नाम तखतमल जैन याद रखना है। 1956 में पुनर्गठन के समय तखतमल जैन ही आपके मुख्यमंत्री थे, तो सामान्य रूप में उन्हीं को माना जाता है। पूछा जाएगा यदि एक 1 लाइनर फैक्ट्स में, तो आपको तखतमल जैन याद रखना है। क्लियर, तो ये हमने चर्चा कर ली किसकी, मध्य भारत राज्य की। बाकी बचे हुए और राज्य हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनको कंप्लीट करने के लिए अब आपको ये लिखने का समय हम कम कर लेते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा कि पढ़ना कैसे है। इसके लिए मैंने बहुत जबरदस्त आपके लिए क्या बना रखी है, टेबल बना रखी है। क्या बना रखी है, टेबल बना रखी है। ये टेबल आप देख सकते हैं, जितनी बातें थी 6 की 6 बातें वो शामिल हैं कि भाई किस भाग में कौन सा राज्य हमारा शामिल था, किस डेट को वो शामिल हुआ आपके भारत संघ में, फिर क्या उसमें शामिल क्षेत्र थे, क्या उसकी राजधानी थी, राज प्रमुख कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर। तो अब तीसरे राज्य की बात करते हैं हम, मध्य भारत या विंध्य प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, विंध्य प्रदेश की। विंध्य प्रदेश किसमें शामिल था, किस भाग का हिस्सा था, तो भागका का हिस्सा था, भागगा का हिस्सा था। कंसेप्ट क्लियर इतना। कब शामिल हुआ, तो इस तरफ एरो कर लो, 1 जनवरी 1950। फिर कंफ्यूजन, 1 जनवरी 1950 कहां से आ गया, इतनी लंबी डेट, ये तो पहले ही शामिल हो गया था। तो ध्यान ये रखना है, इसको एक राज्य के रूप में गठित नहीं किया गया था पहले यहाँ पर वही जो शासक थे आपके बुंदेलखंड के शासक और बघेलखंड के शासक, इन लोगों के द्वारा भेजे गए कुछ मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा निर्मित एक मंत्रिमंडल हुआ करता था, उनके द्वारा शासन संचालित किया जाता था। उस टाइम तक 2 मुख्यमंत्री बने थे। पहले आपके अवधेश प्रताप सिंह बने हुए थे कुछ अवधि के लिए, अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड की तरफ से, फिर कामता प्रसाद सक्सेना बुंदेलखंड की तरफ से बने हुए थे, है ना। तो दोनों बराबर मिलजुल कर, वही कि किसी को विवाद ना हो भाई, किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो ये काम किया जा रहा था। बाद में भारत में आपके 1951 में चुनाव होते हैं और 1952 में जो स्थिति आती है, 1952 में पंडित शंभुनाथ शुक्ल को जो है तो मुख्यमंत्री, परमानेंट मुख्यमंत्री के रूप में बना दिया जाता है। जब ये 1950 में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से आपके भारत संघ का हिस्सा बन जाता है 1 जनवरी 1950 को, तो शंभुनाथ शुक्ल को 1952 में क्या कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, और 1956 तक यही मुख्यमंत्री रहते हैं। चलें आगे। अगला हमारा जो राज्य है वो है भोपाल।
तो भोपाल को किस भाग में शामिल किया गया था? भाग ग में। किस तिथि को शामिल किया गया? तो 1 जून 1949 को। किस तिथि को शामिल किया गया? 1 जून 1949 को शामिल किया गया। अगली बात क्या थी हमारी कि कौन कौन से इसमें शामिल क्षेत्र हैं? तो भोपाल, सीहोर और रायसेन इसमें शामिल क्षेत्र थे। भोपाल पहले एक तहसील जैसा ही था या एक नगर था, सीहोर एक जिला था, तो सीहोर जिले के अंदर भोपाल आता था। आसपास की भी कुछ रियासतें हुआ करती थी, रायसेन के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे इनकी रियासत में। राजगढ़ भी इनकी रियासत के अंतर्गत आता था। राजगढ़ का एक्चुअली नरसिंहगढ़ जो है, जहां के कुंवर चैन सिंह थे, वो भोपाल रियासत के अंतर्गत ही आता था। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भोपाल, सीहोर, रायसेन एवं जो आपका राजगढ़ है, यहाँ की कुछ जो आज की तहसीलें हैं वो सब इस रियासत के अंतर्गत आती थी। ऊपर आपने नहीं देखा होगा 38 रियासतें, ध्यान रखना है, बघेलखंड और बुंदेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश नामक राज्य को बनाया गया था। क्लियर? यहां पर आपका भोपाल, सीहोर, रायसेन एक ही रियासत आप याद रखिए, भोपाल बस। इस्लाम नगर या के भोपाल जो है तो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। भोपाल के ऊपर उत्तर में इस्लाम नगर एक नगर है आपका, वहाँ पहले राजधानी हुआ करती थी, बाद में इन्होंने भोपाल में अपनी राजधानी बनाई थी। तो दोनों जगह इनका आना जाना रहता था, तो आप राजधानी दोनों को मान सकते हैं। भोपाल आप याद रखिएगा। इस टाइम पे यहाँ के राजा थे हमीदुल्ला खां, उन्हीं को संतुष्ट करने के लिए उन्हीं को राज प्रमुख बना दिया गया, हमीदुल्ला खां को। क्लियर? उसके बाद शंकर दयाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री वाला पॉइंट आप याद रख सकते हैं। शंकर दयाल शर्मा के प्रयासों से ही जो भोपाल राज्य था वो क्या हुआ था? आजाद हुआ था। भोपाल के जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि हम भारत संघ में मिलें, है ना, भारत से नहीं मिलना चाहते थे, या तो वो स्वतंत्र रहना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और दोनों ही बातें पॉसिबल नहीं थी। भारत के बीचों बीच रहकर कोई देश स्वतंत्र कैसे रह सकता है, और उसके अलावा यहाँ रहकर आप बीचों बीच पाकिस्तान से कैसे मिल सकते हैं? तो दोनों की ही भारत में तो बिल्कुल बहुत जोर से विरोध हुआ, और इसके विरोध में सबसे पहले जो नेता खड़े हुए वो शंकर दयाल शर्मा थे। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं शंकर दयाल शर्मा, आपके उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनको ध्यान रखना होगा। आज थोड़ा सा आपकी क्लास का समय अधिक हो गया है, इस कारण से क्या है, आपको इनकी कहानी नहीं सुना रहा, तो अभी आपको कहानी भी आगे सुनाई जाएगी। भोपाल आजाद कैसे हुआ इसकी कहानी आपको सुनाई जाएगी। तो इसकी कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप कि कैसे रोचक कहानी थी, कैसे आपका भोपाल आज़ाद हुआ। इतना आसान नहीं था उसका, एक्चुअली आज़ाद मतलब शामिल हुआ भारत संघ में, तो कैसे भारत संघ में शामिल हुआ इतना आसान नहीं था। क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को और शंकर दयाल शर्मा को, समझेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए आज विराम लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से और बहुत ऑफिशियल सोर्सेज से मैं ये सब डेटा निकाल कर लाता हूँ आपके लिए, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। किताबों में ये डेट्स वगैरह आपको अलग अलग मिल सकती हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है आपको। मैं जो पुस्तकें यूज करता हूँ या कि मैं जो वेबसाइट से सरकारी जो भी डेटा है वो सबका सब पहले तो मैं पूरी सरकारी वेबसाइट छान मारता हूँ, जो उसमें डेटा मिलता है। यदि उसमें भी नहीं मिलता तो फिर जो सरकारी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का मैं इस्तेमाल करता हूं, ताकि कोई भी दिक्कत आए आपको तो उसके लिए हम जवाबदेह किसको माने, सरकार को ही माने, है ना। आप कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, यदि आपका उत्तर गलत होता है तो मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको ले चलूंगा कोर्ट, यदि मेरे तथ्य आपको गलत लगे तो। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए विराम लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट में। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।